अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे पर्टिकुलरली नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। नैब ऑर्डिनेंस 7 अक्टूबर 2021 में एक अमेंडमेंट हुई सेक्शन 4 में। ये क्या अमेंडमेंट है और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते रहे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, क्या ये उसके कॉन्ट्ररी है? ये ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट हो रही है, क्या ये उसके बिल्कुल मुतरादिफ दिखाई दे रही है? इसके ऊपर अपोजिशन का क्या स्टांस है, कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसमें क्या या तो कोई बेहतरी आ सकती है, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी जो गिफ्ट्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मौसूल होते हैं स्टेट को, वो उनको पब्लिक किया जाए। इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट को जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया और उसी स्टेटमेंट से फर्दर एक एप्लीकेंट जो हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन दी और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अब जो उनको तोहफ़े मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, कौन से मिले हैं, इसको पब्लिक किया जाए। इसके ऊपर क्या डिटेल्स हैं हमारे पास, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सैयद आदिल गिलानी साहब से, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके एम्बेसडर हैं और फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल गिलानी साहब। वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम में आज हम पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, जो कि गिफ्ट्स की फर्निशिंग के हवाले से है कि फ़ॉरेन गिफ्ट्स की फर्निशिंग में क्या प्रॉब्लम है, क्यों जो है गवर्नमेंट हेजिडेंट है, इसमें क्यों रिलक्टेंट है, ये कैसे स्टार्ट हुआ और ये क्या है मामला? देखिए, ये ऐसा है कि एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत जो है वो एक्ट बना था 2017 में पाकिस्तान में। फेडरल गवर्नमेंट ने ये हर प्रोविंस के अंदर मौजूद है कि कोई भी सिटीज़न गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि और अब जो पब्लिक सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक सिटीज़न है, उन्होंने मांगी, एक पब्लिक PIC जो है ये पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन बना है फेडरल गवर्नमेंट का, उससे राना अकबर खालिद साहब ने मांगी कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो गिफ्ट लिए हैं और उस गिफ्ट को बताया जाए कि क्या क्या गिफ्ट लिए हैं, क्योंकि ख़बरें ये आई थी कि गिफ्ट लेके इन्होंने बेच के और सड़क बनाई और ये किया वो किया, वो सारी चीज़ें थी। उसके ऊपर जो है वो PIC ने जो है वो ऑर्डर दे दिया कि ये आप दें और कैबिनेट डिवीज़न को कहा कि आप बताएं। कैबिनेट डिवीज़न ने मना कर दिया कि ये आपके कानून के हिसाब से ये गिफ्ट जो है वो सीक्रेट हैं ये। तो उसके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर चला गया वो, और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि ये गिफ्ट कोई सीक्रेट नहीं है। यही जो जज का जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि ये गिफ्ट जो दिए जाते हैं ये प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या मिनिस्टर या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जज जो बजाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दिए जाते हैं, मगर वो पब्लिक के लिए होते हैं, किसी शख्स के लिए नहीं होते हैं। तो उसके लिए ये हुआ कि जब वहाँ पर ये दिए गए और ये चीज़ हाईलाइट हुई है, अब गवर्नमेंट इसमें परेशान है कि इसको हम क्या करें। वजह यह है कि जो अफवाहें, अच्छा चीज़ ये है कि रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन, चीज़ ये है कि स्टेट कैप्चर, यही हम कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी के कानून बनवाते हैं। जो पॉलिटिशियन हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो जजेस हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो स्टेट कैप्चर कहलाते हैं। अब स्टेट कैप्चर को इन्होंने नया रंग दे दिया पाकिस्तान के एंकर्स ने, एलीट कैप्चर। एलीट कैप्चर कोई चीज़ नहीं होती, स्टेट कैप्चर है कि जो कानून जो है वो बनवाता है, बिजनेस में बनाता है, मगर कानून बनाते हैं ब्यूरोक्रेट्स एंड पार्लियामेंट उसको बनाती है, पार्लियामेंट ये बैठे हुए हैं। तो इसके अंदर ये है कि हमने यही चीज़ जो है 2013 के अंदर आई थी, जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसमें इसका TI पाकिस्तान के हिसाब से आई वाज एडवाइज़र, मैंने उनको लिखा था कि ये चीज़ भी पूछी गई थी कि ये गिफ्ट जो हैं ये अंडर द कानून ऑफ पाकिस्तान सारे गिफ्ट जो हैं वो गवर्नमेंट को जमा होने चाहिए, और गवर्नमेंट जो है उसको रखे और उसकी प्राइस फिक्स करती है, तोशा खाने में रख के, और प्राइस जो है वो डिटरमिन करती है, एक जॉइंट सेक्रेटरी का होता है फॉरेन ऑफिस का, और वो उसको ले सकता है ब्यूरोक्रेट, मगर प्राइम मिनिस्टर ये नहीं ले सकते। ये नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। तो हमने उस वक्त कहा था कि ये दुनिया में कहीं नहीं होता, इंडिया है और मलेशिया है और लेकिन वो गिलानी साहब ने वापस तो नहीं किया ना, लेटर आप लोगों ने लिखा, उसके ऊपर इतनी डिबेट भी हुई, लेकिन वापस तो नहीं किया उन्होंने। कानून बना है ना, अगर उन्होंने लिया है तो कानून के हिसाब से लिया, वो कानून गलत बना हुआ है। वो कानून ये है कि अगर एक आदमी ने एक घड़ी दी है और घड़ी जो है 10 करोड़ की है, क्योंकि अगर शहंशाह ऑफ सऊदी अरब अगर घड़ी देगा किसी को तो वो करोड़ों से कम की नहीं होती। अच्छा। या गाड़ी देगा, तो गाड़ी के ऊपर तोशा खाना में गाड़ियाँ दी थी, तो गाड़ियाँ मर्सिडीज वगैरह वो जो है वो 2.5-3 करोड़ की, 4 करोड़ की, 20 करोड़ की गाड़ियाँ, जिसपे कि केसेस चल रहे हैं नवाज शरीफ पे और जरदारी पे, इसी तोशा खाने का केस है। तो वो घड़ी अगर बेच के आप कहें कि मैंने उसको ले लिया, क्योंकि उस घड़ी की
ये प्राइस फिक्सिंग में खुद करते हैं। ये प्राइस फिक्सिंग के अंदर ये सारी गड़बड़ करते हैं कि 10 करोड़ की चीज़ की कीमत जो है 10 लाख लगा दी, 10 लाख के अंदर आप ले लें, आप 10 लाख की ली और बाजार में जाके आपने 10 करोड़ की बेच दी, तो ये चीज़ गलत है। तो इसके अंदर ये है कि हमने उस वक्त देखा था कि ये इसको आप अजायब घर बनाए, इसका एक म्यूजियम बनाए, म्यूजियम में रखें, दुनिया में हर जगह ऐसे होते हैं। फिर दोबारा ये 2000 लेकिन वो तो प्रोग्रेसिव स्टेट्स में होता होगा ना, हमारे मुल्क में अगर उसको यूटिलाइज ही कर लें, क्योंकि कोई यहाँ पैसे तो सब खा ही रहे होते हैं, टैक्स का पैसा भी खा रहे होते हैं। नहीं ये देखें, हाई कोर्ट के जज ने कहा है और ये फैक्ट है कि ये सीट पे अगर तुम बैठे हुई हो तुम्हें मिलेगा, तो इलेक्शन होके आया तो तुम पब्लिक के वोट से इलेक्ट होके आई हो, तो पब्लिक का है वो, पब्लिक को नहीं मिलेगा, मतलब ये पब्लिक के लिए दिया है। तो वो एक गिफ्ट दिया जाता है, जैसे इस्लाम के अंदर भी है कि तोहफे लो दो, तो तोहफा जो है वो पर्सनल नहीं होता, वो ऑफिशियल तोहफा है। ऑफिशियल तोहफा जो है वो, मैं सर्बिया में प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जो थे, टीटो प्रेसिडेंट थे, वो 28 साल वहाँ रहे, उनके 70,000 गिफ्ट का पूरा म्यूजियम बना हुआ है वहाँ पे। अच्छा, इंडिया के अंदर ऐसे ही है, अमेरिका में भी ऐसे ही, कोई नहीं लेता। हमने ये फिर हुआ 2015 के अंदर नवाज शरीफ आए, उनको भी लिखा है लेटर, आप देखेंगे उसके दिखा रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये इसके करनी चाहिए। तो हमारे हाई कोर्ट के जज ने बड़ा क्लियर लिखा है कि गवर्नमेंट जो है वो सारे गिफ्ट जो है वो म्यूजियम में क्यों नहीं रखती। ये आज हाई कोर्ट का जज कह रहा है, जो कि मैंने 2013 में लिख के प्राइम मिनिस्टर को दिया था और कॉपी भी। 10 साल की लिस्ट मांग रहे हैं, तो 10 साल की लिस्ट ही मांगे, उनको पूरी लिस्ट मांगनी चाहिए, क्योंकि जो इसके अंदर जो है वो, यानी आप ये चीज़ें आम है, आप गूगल में जहाँ निकल आए कि परवेज मुशर्रफ ने जो है वो कोई 2000 गिफ्ट से वो लेके चला गया पूरे के पूरे, शौकत अजीज लेके चला गया, नवाज शरीफ लेके चला गया, जरदारी लेके चला गया। तो ये सारी चीज़ें वो सब गिफ्ट जो है वो जो चले गए उनको कुछ नहीं करते, लॉ के हिसाब से था, मगर उसकी लिस्ट आनी चाहिए। उनकी लिस्टें आई हैं, इनकी लिस्ट नहीं आ रही, छुपा के बैठे हुए। क्यों छुपा रहे हैं? इसमें कोई ना कोई तो चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, क्यों छुपा रहे हैं? क्यों इस चीज़ के खाइफ हैं? क्यों लॉ को चेंज कर रहे हैं? क्यों लॉ को रेज कर रहे हैं? क्यों अपने आप को बदनाम कर रहे हैं? सब वो लेकिन उनका रिबटल भी आपने सुना है ना कि वो कह रहे हैं कि कुछ जो उनका रिबटल है, क्या वो सेटिस्फैक्टरी आप कहते हैं? रिबटल की बात नहीं है ना, कानून की बात हो रही है। कानून में ये लिखा हुआ है जी, कानून के अंदर जो है वो तो कानून से पहले जो कानून जो है ये नहीं लिखा हुआ कि आप छुपाएंगे, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। वही कानून की तशरीह जो है वो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर दिया, इनको कैबिनेट डिवीजन जो है उसने मना कर दिया, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है वो मेरे ऊपर लॉ, तुम्हारे ऊपर लॉ से हम नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन लॉ जो है वो कोर्ट करता है, बिल्कुल वो हाई कोर्ट कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, वो कमीशन कर सकता है। उसको रिबेटल दे के अपने आप को ही। और इमरान खान की जो भी बातें थी पिछले दिनों की, जो उन्होंने आके काम शुरू किया, इसको पकड़ा है, इसको पकड़ा है, अब इनके अपने जो हैं वो चीज़ें उसके हिसाब से इनके सामने आ रही हैं कि इन्होंने खुद उसका फ़ायदा उठाया, लॉ का फ़ायदा उठाया। कोई इलीगल काम नहीं किया है इमरान खान ने, ठीक चीज़ें ली हैं, वही चीज़ें जरदारी ने भी ली हैं, वही काम जो है वो मुशर्रफ ने भी किया, वही नवाज शरीफ ने भी किया, वही गिलानी ने भी किया। अब स्टांस क्या हो सकता है, किस तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है? लेजिस्लेचर को इस पे काम करना होगा। एक तो ये कि डेमल डिक्लेयर नंबर 1, और दूसरा ये कि बंद कर दें आज, और कोई गिफ्ट जो है बेचने की इजाज़त नहीं है, उसका म्यूजियम में रख दें, लॉ को चेंज कर दें। ठीक, यानी इसमें जो है पहला स्टेप तो ये कि डिक्लेयर करें सारी चीज़ों को, दूसरा स्टेप ये कि लेजिस्लेशन जो है वो तब्दील करें, चेंज करके इसको जो है वो, यानी म्यूजियम इसके जो बनाए, म्यूजियम बना के सारे गिफ्ट उसमें रखें, दैट्स इट। सर, म्यूजियम के अलावा कोई और आइडिया भी हो सकता है? आपको लगता है कि अगर उसको स्टेट पे ही खर्च करने का बोले तो नहीं खर्च किया जाएगा? खर्च करने का उसकी वैल्यूएशन जो है ना, गिफ्ट की वैल्यूएशन नहीं होती, वो गलत निकाली जाती है। वो वैल्यूएशन वो करते हैं ना, इन्होंने जो 10 करोड़ की चीज़ की वैल्यूएशन 1 लाख की। अच्छा, कोई कहते हैं हार जो था वो 10 तोले का 100 तोले का हार था, उसकी वैल्यूएशन 20,000 में लेके चला गया कोई अपनी बीवी के लिए, कोई प्राइम मिनिस्टर, देखिए कोई प्रेसिडेंट, इस किस्म की चीज़ें हैं। ये मुशर्रफ के अपनी वाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें अब गूगल में जैसा मिलेगा, वो ये सारी इसलिए हो रही हैं कि ये एक कानून में गुंजाइश रखी हुई है, और वो जो भी आता है वो आता है मैं मुल्क को ठीक करने के लिए, वो अपना इस कानून का यूज़ करके ये मेरा हक है, हक नहीं है ये। ठीक है सर, एक छोटा सा वक्फा लेंगे और प्रोग्राम के बाद हम गुफ्तगू करेंगे एनआरओ के हवाले से और नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से भी कि ये 7 अक्टूबर 2021 में जो सेक्शन 4 की जो अमेंडमेंट हुई है उसमें हुई है, तो ये क्या है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कि फर्निशिंग ऑफ गिफ्ट्स के ऊपर क्यों हेजिटेंट है गवर्नमेंट, क्यों डिक्लेयर नहीं करी इन द फर्स्ट प्लेस कि गिफ्ट्स उनको मिले हैं, मौसूल हुए हैं। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस पे अब ये स्टांस है, ये वर्डिक्ट है, वो ये कहते हैं कि तमाम तो गिफ्ट्स को डिक्लेयर कर दिया जाए क्योंकि स्टेट को जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं वो पब्लिक की प्रॉपर्टी होते हैं, जिस तरह दूसरे ममालिक में किया जाता है कि म्यूजियम में रखा जाए, इसी तरीके से होना चाहता है क्योंकि बाद में उसको बेचना है। जो एसेट्स होते हैं या गिफ्ट्स होते हैं उसकी वैल्यूएशन में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपना इसमें रोल प्ले किया। आदिल गिलानी साहब कहते हैं कि उन्होंने 2013 में प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे, उनको लिखा क्योंकि उनके जो है उनके हवाले से और उनकी वाइफ के हवाले से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है हार रख लिया और जो उनको उर्दुगान साहब की तरफ से मिला था और भी तहाइफ के हवाले से। अब प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे एनआरओ के ऊपर कि ये एनआरओ क्या है, पर्टिकुलरली नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। 2007 में एनआरओ के ऊपर जो है इस एनआरओ को डिक्लेयर किया गया था इलीगल कोर्ट की तरफ से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसमें अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जी गिलानी साहब, क्या बताएंगे इसमें? ठीक है, ये मैं आपको बताऊं कि एनआरओ की जो है ये पहाड़ा पूरी की पूरी हुकूमत के स्पोक्समैन और कहते रहते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे। एनआरओ है क्या, ये आज तक कोई एक्सप्लेन या इनको पता नहीं है या बताना नहीं चाहते। तो पब्लिक को ये बताने के लिए कि एनआरओ जो है एक्चुअली ये है ऑर्डिनेंस है, जैसे अभी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 उसको चेंज करके ऑर्डिनेंस लेकर आ गए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 2021 जी। इस तरह एक मुशर्रफ के ज़माने में मुशर्रफ ने डील की थी पीपल पार्टी के साथ और उनको उसने कुछ फैसिलिटी देनी थी और उसके अंदर उनके साथ जो थे ये आज जो बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, मेजॉरिटी ऑफ द मिनिस्टर मुशर्रफ के इनके साथ शेख रशीद था, फवाद था, इसके अंदर सुमरो थे और शौकत तरीन थे, शौकत और बहुत सारे इसके अंदर मौजूद थे। उन्होंने और एमक्यूएम वाले थे और इसके चौधरी बरादरान थे। तो उस पर एनआरओ के एक चीज़ उनकी डील तय हुई थी और उस पर 2007 में ऑर्डिनेंस इशू किया था परवेज मुशर्रफ ने। उसे कहते हैं नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस 2007। उस ऑर्डिनेंस के तहत जो ये हुआ था कि एक शिक थी कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी केस के अंदर जो कि करप्शन पे चल रहा है किसी आदमी के खिलाफ और उसको जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जैसे आज का सब कहते हैं ना ये केसेस हमारे खिलाफ नैब को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये केसेस जितने भी चल रहे हैं जो कि 1 जनवरी 1989 से चल रहे हैं जी और अब तक इनको जो है वो बंद कर दिया जाए। अच्छा, और वापस ले लिया जाए। अच्छा, ये एनआरओ था। ठीक है ना, ये केसेस के बारे में था जी। फिर उसके बाद उन्होंने इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 जो आज चेंज किया उसमें उन्होंने अमेंडमेंट की, सेक्शन 33A डाला था जी। उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस के अंदर यही कहा था कि नो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली शैल बी अरेस्टेड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। पार्लियामेंट की कमेटी बना दी गई जी। और फिर ये क्लॉज के करप्शन के केसेस जो हैं उसके साथ वापस हो जाएं और 33A डाला था इसके अंदर विड्रॉल एंड टर्मिनेशन ऑफ ऑल द पेंडिंग केसेस जी। उसमें यही था कि जितने भी केसेस चल रहे हैं इनके खिलाफ करप्शन के वापस ले, तो यानी सबको माफ कर दें। और सबको। उसके साथ ये हुआ था जब वो ऑर्डिनेंस आया, उस ऑर्डिनेंस के तहत जो है ये बहुत सारे कोई 40-50 ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन मुल्क से बाहर भागे हुए थे। प्रेसिडेंट दरदारी भी थे, उसके अंदर सलमान फारूकी थे और बहुत सारे लोग थे और उनके ऊपर केसेस से एस्कॉन्डर बन गए थे, उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज हो गई थी। तो उसके फ्रीज होने पे उनका इमीडिएटली उनका रिलीफ मिला उनको और वो रिलीफ जो मिला था उनको, उस रिलीफ के तहत जो है उनके सारे केसेस ख़त्म हो गए, उनकी प्रॉपर्टियाँ डीफ्रीज हो गई और डीफ्रीज होने के बाद जो है वो पाकिस्तान वापस भी आ गया। मगर इसके ऊपर एक मूवमेंट चली थी और इसको मुशर्रफ साहब के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर आ गए, गिलानी साहब आ गए, प्रेसिडेंट जरदारी आ गए और उन्होंने एक चीफ जस्टिस की मूवमेंट चली थी उसको हटा दिया था मुशर्रफ ने और चीफ जस्टिस ने इसका केस लिया था, ये केस किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके अंदर आप देखें एनआरओ के जो केस था, कहने की बात है एनआरओ का केस जो था ये इसमें बेनिफिशरी जैसे पीपल पार्टी थी और मुस्लिम लीग ये थी फंक्शन वो थी अपनी लाहौर की जो है चौधरी बरादरान की थी और एमपीएम थी। इसमें इस ऑर्डिनेंस को उसी वक्त चैलेंज किया था
और केस फाइल किया था ये, और केस फाइल करने वाले जो थे आप देखें कौन कौन थे। डॉक्टर मुबशर हुसैन, ठीक, ये एक्स पीपल पार्टी के से बड़े बानियों में से, इनको पीपल पार्टी ने निकाल दिया था। ठीक, फिर रजाक ऑनेस्टी की बुनियाद पर निकाला होगा। एक ब्यूरोक्रेट, वो इंजीनियर थे, एक ब्यूरोक्रेट रजाक खान थे, वो भी बड़े ऑनेस्ट थे। दूसरे काजी हुसैन अहमद, ये किसी जमात इस्लामी के अमीर थे जी। फिर दूसरा मोहम्मद शहबाज शरीफ, नून लीग के जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, इन्होंने ये केस किया था। इसमें कोई एमक्यूएम ने केस नहीं किया, पीपल पार्टी का कोई इसके केस, यानी जो बेनिफिशियरीज थे वो तो खुश हो गई इसमें, यानी पीटीआई ने केस नहीं किया था, ये केस चलता रहा। ठीक, और ये चीफ जस्टिस को टर्मिनेट कर दिया था, उनको अरेस्ट कर लिया था, फिर उसकी मूवमेंट चली और फिर उसको रिस्टोर हुए। जब रिस्टोर होने के बाद उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को टेकअप किया। जब इस ऑर्डिनेंस को टेकअप किया तो इसके अंदर इन्होंने एमएकएस क्यूरी लगाए हुए थे बहुत सारे। एक एमएस क्यूरी का नाम, इनकी हेयरिंग हुई थी 7 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख 2009 में आफ्टर रिस्टोरेशन। इसमें एमएकएस क्यूरी मियाँ अला नवाज सीनियर एडवोकेट, ये एक्स चीफ जस्टिस थे पंजाब के, इसको इन्होंने एमएकएस क्यूरी में लगाया था। इसके साथ शाहिद उस्मानी को भी लगाया था। इन्होंने ये किया कि जब ये केस शुरू हुआ, एमएकएस क्यूरी साहब ने एक ईमेल भेजी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, मैं उस वक्त यहाँ पर चेयरमैन था मैं जी, कि आप इसको हमें मैं एक एमएकएस क्यूरी हूँ और ये एनआरओ ऑर्डिनेंस है, इसको हमने चैलेंज किया है, तो आप हमें, क्योंकि इंटरनेशनल आपका इदारा है और वहाँ से आप ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, आप बताएं कि अमेरिका में या यूरोप में या कहीं किसी कंट्री में ऐसा लॉ एनआरओ की तरह किसी ने अपने आप को पार्लियामेंट ने एग्जेप्शन दिए करप्शन पे और कोर्ट ने ख़त्म किया है कि नहीं किया है। ये इनकी ईमेल आई थी 22 अक्टूबर 2007 की है ये जी। और वो फिर हमने उसके लिए, यानी मैंने इनके साथ पूछा भाई क्या चाहते हैं, उन्होंने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, क्या नाम थे उसका, इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उनसे आप लें। तो उन्होंने हमसे बात की और हमने इसके ऊपर जो है पूरे अपने हमारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के कोई 100 चैप्टर हैं दुनिया भर के, हमने उसमें इंफॉर्मेशन मांगी उनसे। और ऑस्ट्रेलिया से रूक साहब से, मिस्टर रूक ही इन्फॉर्म कि ये इटली के अंदर एक ऐसा केस आया था 2004 में 2005 में, बर्लुस्कोनी वहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर था, उसने प्राइम मिनिस्टर बना था, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। उसने ये लॉ बनाया था कि कोर्ट्स में जो लॉ बनाया कि जो कैबिनेट है, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं चल सकते। ठीक, वो लॉ बन गया। इसके अलावा उस लॉ को वहाँ पे चैलेंज किया था और इटली के कॉन्स्टिट्यूशन 2 कोर्ट होती है वहाँ पे, एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनरी और एक सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर वो केस गया था। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने जो है उसको फैसले को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। वो नल एंड वॉइड फैसला आया हमारे पास, हमने उस फैसले को इनको भेजा तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया, ताकि प्रेसिडेंट ऐसा यहाँ पे मतलब कह दिया। उन्होंने कहा कि हमें इसके अंदर एक्चुअल जजमेंट की कॉपी चाहिए। ठीक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उनसे कहा, नवाज साहब से, कि टीआई से कहें कि जजमेंट की ओरिजिनल कॉपी दे, क्योंकि हम वी कैन नॉट गो ऑन हियर से। हमने उनसे ओरिजिनल जजमेंट की कॉपी मंगाई और फिर उन्होंने कहा इसका ट्रांसलेशन भी मंगाया ऑथेंटिकेटेड। हमने ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेशन मंगाया वहाँ से इटली से और वो हमने अला नवाज साहब को दिया, इन्होंने कोर्ट में दिया और जजमेंट के अंदर उन्होंने कोर्ट में इसका लिखा हुआ है, आप देखेंगे स्लाइड पे चल रहा है कि ये फैसले जो है ये इस केस का, ऐसी किस्म का केस इटली में हुआ था, बर्लुस्कोनी का नाम लिखा हुआ है और उसके हिसाब से ये केस वाइड एमनेस्टी डिक्लेयर हुआ। तो पाकिस्तान के एनआरओ में वाइड एमनेस्टी, तो वाइड एमनेस्टी डिक्लेयर पाकिस्तान का एनआरओ कैंसिल हो गया था। तो ये एनआरओ है ये, और एनआरओ की ये हिस्ट्री है, ये पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी का ये रोल है कि उसके अंदर हमने हमारी कोशिशों से सुप्रीम कोर्ट को मदद मिली कि डिसीजन लेने में आसानी हो, तो ये कोर्ट का फैसला हो गया। अब जो नया हमारा ऑर्डिनेंस आया है सर, ये इस पर गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा मैंने वक्फा लेना है, इसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि आखिर ये जो नैब का ऑर्डिनेंस है इसके अंदर जो अमेंडमेंट हुई है 7 अक्टूबर 2021 की, ये क्या है, और जो अपोजिशन कहती रहती थी कि ये नैब जो है अगेंस्ट टूल हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, क्या वो दुरुस्त है? और जो खान साहब का एक स्टांस था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा और मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, वो कहाँ तक वो उसको जो है पूरा कर पाए? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे एनआरओ के हवाले से, नॉन रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू होती है और अपोजिशन जमातें जो हैं इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने यही क्लेम किया कि जिस तरह मुशर्रफ साहब के एरा में हुआ था, खान साहब भी वही करने जा रहे हैं। क्या वो दूसरी शक्ल में होने जा रहा है? क्या इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में जो है आदिल गिलानी साहब ने गुफ्तगू की कि ये क्या मामला है, कैसे होता है, प्रोसीजर्स क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ें टेक्निकली गलत हैं। अब हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जो अमेंडमेंट नैब ऑर्डिनेंस में हुई है 7 अक्टूबर 2021 की, क्या है और सर कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो 7 अक्टूबर की नैब ऑर्डिनेंस में जो अमेंडमेंट हुई है, ये ऑर्डिनेंस 2019 में भी आया था जी। और उस वक्त ये ऑर्डिनेंस आया था और उस पर कराची में जो ऑर्डिनेंस आया था, प्राइम मिनिस्टर कराची आए हुए थे और होटल में जो है वो बिजनेसमैन की एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे और उस पर उन्होंने कहा कि आज हमने आपको बिजनेसमैन को आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी और आपको नैब के चुंगल से आज़ाद कर दिया। वो ये ऑर्डिनेंस 2019 में आया था। उस ऑर्डिनेंस में और आज के जो ऑर्डिनेंस है इसके अंदर वो ऑर्डिनेंस पूरा का पूरा मनोमन इसके अंदर शामिल है और इसमें 2-3 एडिशंस हैं। ठीक। वो एडिशंस मैं आपको बता देता हूँ। वो एडिशन में एक तो ये है कि जो मेजर एडिशन है इसके अंदर के चेयरमैन नैब का जो है टेनोर जो है वो फिक्स है। ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट चेयरमैन जो है वो ये नहीं बन सकता। उन्होंने ये चेंज कर दिया है इस ऑर्डिनेंस के तहत कि टेनोर तो फिक्स है मगर अगली दफ़ा भी उसको सेलेक्ट किया जा सकता है, दी जा सकती है या रीअपॉइंट किया जा सकता है। एक्सटेंशन नहीं है, रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। और ये चेंज किया है कि जब तक के नया चेयरमैन टेक ओवर नहीं करे पुराना चेयरमैन कंटिन्यू करेगा। अब ये पुराना चेयरमैन कंटिन्यू करेगा इसलिए कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत हर चीज़ जो कोर्ट में चल रही है, जो भी ट्रायल हो रहा है, जो भी इंक्वायरी हो रही है, जो भी सीवी हो रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो रेफरेंस फाइल होता है, चेयरमैन के सिग्नेचर ज़रूरी हैं। चेयरमैन नैब के चेयरमैन नैब अगर चला गया तो ये सारा का सारा सिस्टम बैठ जाएगा, रुक जाएगा। ये हुआ था पिछली दफ़ा और 3 महीने के लिए जो है वो बंद हो गया था। फिर वो कमर दमा चौधरी को लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने थ्रेट दिया था कि अगर आप नहीं करेंगे हम अपना लगा देंगे। तो फिर कमर दमा 3 महीने के लिए नैब का कोई केस आगे नहीं चल रहा था। तो इस ऑर्डिनेंस में जो चेंज आया है, एक तो ये कि ये चेंज है बड़ा वैलिड चेंज है ये कि भाई जब तक के नया अपॉइंट नहीं होता पुराना चलता रहे। और ये चेंज जो है ये फेडरल ओम्बड्समैन के अंदर भी ऑर्डिनेंस यही है कि वो भी रिटायरमेंट की टेनर पोस्टिंग होती है और वो अगला जब तक नहीं आएगा ही चलता रहे। तो ये चीज़ अपनी जगह। दूसरा इसके अंदर जो है जो पिछले ऑर्डिनेंस के अंदर और इसमें फ़र्क है वो ये है कि इन्होंने एक बहुत गलत फैसला किया है कि जो डिसीजन कैबिनेट के हैं और कैबिनेट के कमेटियों के हैं, प्रोविंशियल के, फेडरल की कमेटी के हैं, इकनिक है, वो उसको नैब के ऑर्डिनेंस से बाहर निकाल दिया है। ठीक। ये है डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक। क्योंकि कमेटी जो होती है, जो भी नैब कैबिनेट होती है, जो भी कमेटियाँ होती हैं, उसके सारे के सारे जो मेंबर्स हैं दे ऑल आर पब्लिक ऑफिस होल्डर अंडर द नैब ऑर्डिनेंस। और पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उसके ऊपर नैब का कानून लगता है। उसके कानून के तहत जो है इसके जो ऑर्डिनेंस के अंदर शिक नंबर 4 का जो है ये नंबर पहला है कि उन्होंने इनकम टैक्स के सारे जो है वायलेशन है वो नैब के कानून से निकाल दी कि टैक्स की सारी चोरी है इसके हाथ नहीं डालेगा। तो ख़त्म हो गए जो फाइनेंशियल। फिर रोल क्या बचा नैब का? फिर वाइट कॉलर क्राइम्स भी नहीं होगा। वो तो आगे पूरा सुन तो लो इसको जी। इसके अंदर में दूसरा इन्होंने क्या कैबिनेट के डिसीजन और स्टेट बैंक को भी उन्होंने से कर दिया। स्टेट बैंक का आदमी चोरी करे कुछ करे उस पर नैब कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। फिर कैबिनेट का किया। इसके जो बाकी इसका जो है C, D और E ये है कि जो मेन चीज़ है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर उसने कोई डिसीजन लिया है और जिसकी वजह से नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को और एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है उसके अंदर 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक। तो उस ब्यूरोक्रेट को पकड़ लेते थे कि आपके डिसीजन की वजह से नुकसान हुआ है। ये उसकी क्लॉज को चेंज कर दिया है कि वो नुकसान एक अगर डिसीजन है तो वो रूल्स के खिलाफ वर्जी जो है वो गैर कानूनी नैब कोऑर्डिनेंस में नहीं लग सकता। वो एक डिसीजन है गुड फेथ में लिया गया है। दिस हैज बीन डिफाइंड अनलेस एंड अनटिल नैब प्रूव के वो डिसीजन लेने वाले ने उस डिसीजन के लिए पैसे लिए थे। ठीक। पैसे या काइंड में उसने फेवर लिया है जिसको आज तक नैब या एंटी करप्शन या FIA या स्टेट बैंक कभी प्रूव नहीं कर सकता कि पैसा कोई
हवा में नहीं देते, कोई इसका प्रूव नहीं होता। तो उसके हिसाब से ये सब के सब कि वाइट कॉलर क्राइम जो है ये ख़त्म हो गए हैं। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर जो है उसके ऊपर से ये हटा दिए गए कानून। नैब जो है तो प्राइवेट को सेक्टर में नहीं होगा, नैब का कानून प्राइवेट सेक्टर में नहीं होगा। अब अगर फर्ज करें कि जैसे अलॉटमेंट होती है, सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट ने एक ज़मीन अलॉट कर दी जिसकी कीमत जो है वो अलॉट करने की जो ज़मीन की कीमत थी उसकी 10 करोड़ रुपए, उन्होंने उसको 1 लाख में अवार्ड कर दी, पेट्रोल पंप अवार्ड कर दिया। तो वो केस, मगर वो जो लेने वाला है उस पर ये कानून नहीं लगेगा, लेने वाला प्राइवेट सेक्टर है। और गवर्नमेंट ने अगर अलॉट कर दिया, उसने अगर पैसा नहीं खाया है तो ये न्याय उसके ऊपर नहीं लगता। अगर ये डिसीजन, अब इसके डिसीजन की वजह से आप ये देखिए, अच्छा फिर इसको आगे चलेंगे तो इसमें ये है कि कोई अगर एडवाइस भी दे रहा है अंदर जो 4C के अंदर, वो एडवाइस के अंदर भी अगर कोई गलत डिसीजन हो गए तो एडवाइस जो है वो एडवाइज़र के ऊपर ये कानून नहीं लगेगा, लॉयर पे नहीं लगेगा, एडवाइज़र पे, कंसल्टेंट पे नहीं लगेगा। और जिस दिन ये ऑर्डिनेंस, ये इसका सी है, जिस दिन ये ऑर्डिनेंस अनाउंस हुआ है, इसकी अंग्रेजी में बता रहा हूँ, बड़ा क्लियर कट आया है कि कमिंग इनटू फोर्स ऑल पेंडिंग इंक्वायरीज, ये है एनआरओ के अंदर भी दिया था कि एनआरओ में क्या बताया था मुशर्रफ के कि सारे केसेस विड्रॉ, ऑल पेंडिंग इंक्वायरी जो कि कंप्लेन होती है, और वो इररिवोकेबल था, दोबारा से वो इरिवर्सिबल था, उसमें हो भी नहीं, इसमें भी है ना इन्वेस्टिगेशन। नैब के 4 स्टेज होते हैं, एक होती है कंप्लेन आती है, कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज होता है, एक इंक्वायरी होती है, एक इन्वेस्टिगेशन होती है, एक रेफरेंस होता है। तो इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है या रेफरेंस चल रहा है, अंडर दिस ऑर्डिनेंस रिलेटेड टू पर्सन्स ऑन ट्रांजिशन मेंशन अबव इन सेक्शन 2 shall stand transferred to concerned authorities, department and courts under the respective law as the case may be। अगर वो इसमें एक ब्यूरोक्रेट ने गलत डिसीजन लिया, मगर वो नैब का उसमें लगेगा, हाँ वो उसका ब्यूरोक्रेट के खिलाफ आप भेज दो, उस डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेते हैं। अब जैसे किसी ने फर्ज करे कि KPT के अंदर किसी ने गलत कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया और नैब के ऑर्डर से फ्री हो गया, अब वो KPT को रेफरेंस जज का काम है भेज दे कि इसके ऊपर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लें कि आपने कानून के हिसाब से इसने क्यों गलत किया। इसके फैसले का जो सबसे बड़ा आपको मैं बताना चाह रहा हूँ जिसका इम्पैक्ट है कि एनआरओ जो आया था वो ख़त्म हो गया 2 साल के बाद, मगर एनआरओ के तहत जो फैसले हो गए वो इरिवर्सिबल हैं। उसमें जरदारी साहब की सारी प्रॉपर्टी अनफ्रीज हो गई और अनफ्रीज के ऊपर यहाँ पे कोर्ट के अंदर फैसला हुआ। एक कोर्ट के अंदर यहाँ पर जो है बेंच बनी, डबल बेंच थी, उसके अंदर जस्टिस ख्वाजा नवीद और जस्टिस अल्लाह जान डिनो थे। इन्होंने इसके ऊपर जरदारी साहब के केस के ऊपर क्या गवर्नमेंट कोर्ट रावलपिंडी ने को कहा था कि ये चीज़ उनकी केस ही गलत है। तो 16 सितंबर 2008 में द 2-member बेंच ऑफ दिस 2 जजेस of Sindh High Court disposed of the said petition 265-200 dictating that the learned Deputy Attorney General has confirmed in writing and assured others that Swiss court proceedings had been ended and High Court Commercial Division proceeding at London had also been stopped. The petitioner lawyer Abu Bakr Dadari and Mr. Haider Ali did not press the further and finish. तो ये वो हार का केस था, ये इन्होंने कहा था कि ठीक है ये एनआरओ की तरह ख़त्म हो गया, दैट्स इट। तो ये अब जो एनआरओ ये कंसेंट ऑर्डिनेंस आया है इसके ऊपर इन्होंने जो है अनाउंस कर दिया और नैब के नोटिफिकेशन आया कि इस पे काम बंद कर दिया नैब ने और कहा जब तक लॉ मिनिस्ट्री इसकी क्लियरिफिकेशन नहीं देगी। क्लियरिफिकेशन क्या देगी? ये केस अभी चला है और एक जस्टिस बशीर हैं जिन्होंने जरदारी साहब के 5 केसेस ख़त्म किए थे गवर्नमेंट कोर्ट इस्लामाबाद के। फिर वही जस्टिस बशीर गवर्नमेंट जिन्होंने नवाज शरीफ को कन्विट किया है, उनके पास एक केस आया अभी और उन्होंने ये बात से 4 दिन पहले की कि एक आदमी ने कहा कि मैं पब्लिक एट लार्ज को केस था कि उसने धोखाधड़ी की है और धोखाधड़ी जो है उस पर नैब का केस चल रहा है। तो उसने कहा नैब का केस ख़त्म, उसके ऊपर उनके ऑर्डर हैं और ये मजिस्ट्रेट के अदालत में केस को ट्रांसफ़र कर दें। 15 अक्टूबर की हियरिंग की डेट रख दी, 13 तारीख का डिसीजन है, तो ये इम्प्लीमेंट हो गया। और इसी का केस के अंदर ये हुआ था कि जब एनआरओ आया था, एनआरओ का ऑर्डिनेंस आया था 2019 में ये वाला, उसके तहत जो है ये राजा परवेज अशरफ और शौकत तरीन इनके रेंटर पावर के 3 केसेस फाइल हुए थे। इन्होंने कहा कि हमने ये
कोई पैसा नहीं खाया। सर ये चैलेंज क्विकली जरा वन ये लास्ट आंसर बता दें कि क्या ये डिसॉल्व हो सकता है, ये नहीं, ऑर्डिनेंस को दोबारा से? ये आप सुनने की बात है, जी। उसमें फैसला हुआ, उनको फ्री कर दिया। तीसरा केस जो है वो है ना, वो ऑर्डिनल लैप्स के बाद हुआ, तो उसके बाद नैब ने कहा कि ऑर्डिनल लैप्स हो गया है, तो जज ने ऑर्डर दिया 264 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, नैब ये ऑर्डिनेंस के तहत जो है ये इनको फ्री कर दिया दोबारा, कि ये जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ऑर्डिनेंस जिसने अप्लाई कर दिया कोर्ट में वो फ्री हो जाएगा। तो ये अगर ये ख़त्म भी हो जाएगा मगर जिनको रिलीफ मिल गया। जी 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 बिल्कुल सर, क्विकली ये बता दें ये ऑर्डिनेंस चैलेंज हो सकता है या नहीं? ये ऑर्डिनेंस चैलेंज हो गया है, ठीक है, और ऑर्डिनेंस जो है ये रिपील भी हो जाए, मगर इसका इम्पैक्ट तो आ चुका ऑलरेडी। अच्छा इम्पैक्ट आ चुका है, ठीक है सर। आज डॉन के अंदर जो खबर है, डॉन ने कहा है कि नैब को बंद कर दें। बिल्कुल ठीक है, नैब के पास कोई पावर नहीं है, नैब को बंद कर दें, क्योंकि जिस तरह सैयद आदिल गिलानी साहब ने डिटेल में गुफ्तगू प्रोग्राम में, और उनको खुशामदीद इस पे जो है उनको जो है बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने इतनी ज़्यादा डीपली कॉन्वर्जेसन की, इस पर एक्सप्लेन किया, और उन्होंने ये भी बताया कि जो इम्पैक्ट जो आना था वो आ चुका है। अगर ये रिपील भी हो जाता है ऑर्डिनेंस तो इसका जो इम्पैक्ट आना था वो स्टार्ट हो चुका है, और पता नहीं कितना इसका इम्पैक्ट आएगा ये हम नहीं जानते। और साथ ही साथ उन्होंने और डिटेल में इसके जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस उसके हवाले से भी बताया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।